आलमी खलाई स्टेशन उन साइंसी हकीकतों में से एक है जिसे हम आम आँख से अपने सहन में खड़े होकर देख सकते हैं, और अगर आपके पास अच्छी टेलीस्कोप हो तो आप इसके सोलर पैनल्स तक का नज़ारा कर सकते हैं। हमने पिछली किस्त में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होने वाले तजर्बात का जायज़ा लिया और ये भी मालूम किया कि कैसे ISS को बार बार अपने मदार में वापस धकेला जाता है, और अगर इसकी ज़मीन से कुर्बत को रोका ना जाए तो ये स्टेशन कभी ना कभी ज़मीन पर गिर भी सकता है। ये हकीकत है कि इंसान जहाँ भी जाता है वहाँ पर अपनी बाकियात छोड़ता जाता है, जो बाज़ ये पता देती हैं कि यहाँ पर कभी ज़िंदगी मौजूद रही थी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इंसान खला को अपना मस्कन बनाए और वहाँ पर अपनी बाकियात ना छोड़े। जब भी कभी कोई रॉकेट या सेटेलाइट लॉन्च की जाती है तो उसके मुतालिक साइंसदानों को अंदाज़ा होता है कि ये कब तक काम करेगी। इसके बाद अगर इसे मज़ीद अपडेट ना किया गया तो ये रिटायर्ड हो जाएगी। अमूमन सेटेलाइट्स के मुतालिक साइंसदानों का अंदाज़ा ठीक ही निकलता है। रिटायरमेंट के बाद उन नाकारा सेटेलाइट्स को ज़मीन पर वापस नहीं लाया जाता, बल्कि उन्हें खला में ही आवारगी के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ ये सवाल अहम है कि उन बेचारी सेटेलाइट्स को वापस ज़मीन पर क्यों नहीं लाया जाता। इसका जवाब ये है कि माली मामलात के बाइस नाकारा सेटेलाइट्स को वहीं छोड़ना हमारी मजबूरी होता है। सिर्फ समझने के लिए एक मिसाल लीजिए, अगर हमें किसी सेटेलाइट को खला में भेजने के लिए 1 लाख रुपए दरकार हैं तो उसको वापस ज़मीन पर लाने के लिए तकरीबन 15 लाख रुपए चाहिए होंगे। ऐसा कर लेने के बावजूद सेटेलाइट को सही सलामत नहीं वापस लाया जा सकता, बल्कि वापसी के दौरान सेटेलाइट को ज़मीनी फ़िज़ा के बायस काफ़ी नुकसान होता है, जिस खातिर नाकारा सेटेलाइट्स को वापस लाने की बजाय खला में ही तैरता छोड़ दिया जाता है। इनका मदार वक्तन फ़क्तन ज़मीन से कम होता रहता है और एक वक्त आता है कि जब ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होने के बाद ये जल कर राख हो जाती हैं। कई बार इनके टुकड़े ज़मीन पे भी गिर जाते हैं। आलमी खलाई स्टेशन ज़मीनी मदार में मौजूद नाकारा सेटेलाइट्स के टुकड़ों से कैसे नबर्द आज़मा होता है। आलमी खलाई स्टेशन में ज़िंदगी की डोर को बरकरार रखने के लिए कौन कौन सी मशीनें हर वक्त काम करती रहती हैं। ये खलाई स्टेशन कितना पेचीदा है। आज की किस्त में हम इस जैसे दीगर सवालात का जायज़ा लेंगे। आप देख रहे हैं हकीकी उड़न खटोला और मैं हूँ मोहम्मद शाहज़ेब सिद्दीकी। दोस्तों, खला में नाकारा सेटेलाइट्स के आवारा टुकड़ों की तादाद करोड़ों में है, जो हमा वक्त ज़मीन के गिर्द तवाफ़ करने में मसरूफ़ हैं, जिन्हें हम स्पेस डेब्रिस यानी खलाई कचरे के नाम से भी जानते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ नाकारा सेटेलाइट्स के 17 करोड़ पुर्जे गोली की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें से 29,000 टुकड़े साइज़ में 4 इंच से भी बड़े हैं। अमूमन ये टुकड़े 400 किलोमीटर की बुलंदी से ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद हैं, जिस वजह से ISS से इनका टकराव नहीं हो पाता। लेकिन अगर कभी खला में मौजूद कचरा या कोई पत्थर ISS से टकरा जाए तो मुतासरा हिस्से की मुरम्मत के लिए अंदर मौजूद खलाबाज स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलते हैं। यूं बाहर निकलकर खला में तैरने को स्पेस वॉक कहा जाता है। ये सहर अंगेज़ मनाजिर आप इंटरनेट पे बआसानी सर्च करके देख सकते हैं। कुछ साल पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रूसी मॉड्यूल में खलाई कचरा टकराने की वजह से सुराख हो गया था। इस सुराख की वजह से आलमी खलाई स्टेशन के अंदर मौजूद ऑक्सीजन और दीगर गैसेस बाहर निकलना शुरू हो गईं, जिस वजह से उस सुराख को साइंसदानों को बाहर निकलकर फ़ौरन बंद करना पड़ा। चूँकि हर शय वक्त के साथ साथ अपग्रेड हो रही है, लिहाजा साइंसदानों को अंदाज़ा था कि हमें आलमी खलाई स्टेशन को भी वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना पड़ेगा। लिहाजा इसे ऐसी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें अगर किसी भी मॉड्यूल का इजाफा करना पड़े तो हमें मुश्किलात पेश नहीं आती। ज़मीन से हम मुख्तलिफ मॉड्यूल्स भेजकर स्टेशन को मज़ीद वसी कर सकते हैं। अब तक 20 से भी ज़्यादा मॉड्यूल्स खलाई स्टेशन की जानिब भेजे जा चुके हैं, जिन्होंने तारीखी स्टेशन का हिस्सा बनकर इसे मज़ीद वुसअत दी। कई दीगर मॉड्यूल भी प्लान हुए, मगर बजट की कमी के बायस वो भेजे ना जा सके। ये खलाई स्टेशन अपने अंदर ज़िंदगी गुजारने की रंगीनियाँ लिए ज़मीन के गिर्द दौड़े चले जा रहा है।
ज़िंदगी रवां दवा रखने के लिए स्पेस स्टेशन के अंदर इंतहाई पेचीदा निज़ाम मौजूद है, जिसमें से सबसे अहम एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम है। इस निज़ाम का मकसद आलमी खलाई स्टेशन में हमा वक्त ज़मीन जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बरकरार रखना है। हमें मालूम है कि ज़िंदगी के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। अगर इसमें बिगाड़ पैदा हो जाए तो ज़िंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। आलमी खलाई स्टेशन में इसी कंट्रोल सिस्टम के तहत ऑक्सीजन भी पैदा की जाती है। इस दौरान ऑक्सीजन पैदा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स से मिलकर बनता है, जिसका मतलब यह है कि हम पानी में से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। 1 लीटर पानी से इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन निकाली जा सकती है जिसे एक इंसान पूरे एक दिन के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। यूं खलाई स्टेशन में मौजूद पानी से रोज़ाना ऑक्सीजन निकाली जाती है। यहाँ पे ये सवाल उठ सकता है कि ऐसे तो वहाँ मौजूद पानी ख़त्म हो जाएगा, क्या ज़मीन से हर बार वहाँ नया पानी भेजा जाता है? तो इसका जवाब है कि नहीं, ज़मीन से हर बार नया पानी आलमी खलाई स्टेशन की जानिब नहीं भेजा जाता। इस पानी में से ऑक्सीजन निकाली गई है तो पीछे वहाँ हाइड्रोजन गैस बच जाती है। वो हाइड्रोजन एक कंटेनर में महफूज रहती है। ये तो सभी जानते हैं कि इंसान ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करता है। लिहाजा कंटेनर में मौजूद हाइड्रोजन का रिएक्शन वहाँ मौजूद साइंसदानों में से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से करवाया जाता है। इस रिएक्शन के ज़रिए पानी और मीथेन गैस वजूद में आती है। हंगामी हालात से निपटने के लिए खलाई स्टेशन में ऑक्सीजन टैंक्स भी रखे जाते हैं। इसके अलावा वाइका ऑक्सीजन जनरेटर नामी तरीकाकार के ज़रिए भी ऑक्सीजन बनाई जाती है। इस तरीकाकार में कुछ केमिकल्स को जलाकर रिएक्शन करवाया जाता है, जिसके ज़रिए नमक और ऑक्सीजन हासिल की जाती है। इस तरीकाकार के ज़रिए 5 मिनट में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हासिल हो जाती है जो तमाम साइंसदानों के लिए एक दिन के लिए बहुत होती है। इससे हटकर चारकोल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो पसीने से निकलने वाली अमोनिया और मीथेन को फ़िज़ा में जज़्ब करते रहते हैं। इस खलाई स्टेशन में दूसरा पेचीदा निज़ाम बिजली और गर्माइश को कंट्रोल करना है। ISS अपनी बिजली की ज़रूरियात सोलर पैनल्स के ज़रिए पूरा करता है। चूँकि आलमी खलाई स्टेशन 90 मिनट के अंदर ज़मीन का एक चक्कर मुकम्मल करता है, लिहाजा वो इनमें से 35 मिनट ऐन ज़मीन के उस हिस्से में गुजारता है जहाँ रात होती है और ज़मीन के साए के बाइस सूरज की रोशनी इस तक नहीं पहुँच पाती। लिहाजा अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इसे बैटरीज़ का भी सहारा लेना पड़ता है। पहल इसमें निकल हाइड्रोजन बैटरीज़ इस्तेमाल की गई थी, जो हर 6 साल बाद तब्दील होती रहती थीं, लेकिन 2017 में इनकी जगह लिथियम आयन बैटरीज लगा दी गईं, जो उम्मीद की जा रही है कि इसकी रिटायरमेंट तक मौजूद रहेंगी। ISS में जितनी भी बिजली पैदा होती है वो आखिरकार हीट की सूरत में ख़त्म हो जाती है। मसलन सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली को मुख्तलिफ मशीनें इस्तेमाल करती हैं, जिस वजह से गर्माइश पैदा होती है। लिहाजा ISS को गर्म रखना मसला ही नहीं है, बल्कि उसे ठंडा रखना ज़्यादा मसला है, जिसके लिए वहाँ AC लगाए गए हैं। अगर इसमें AC मौजूद ना हो तो आलमी खलाई स्टेशन का दर्जा हरारत तकरीबन 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। खलाई स्टेशन के रहायशी इलाके को ठंडा रखने के लिए अमोनिया को माया हालत में पाइप के अंदर से गुजारा जाता है, जो आलमी खलाई स्टेशन की गर्माइश को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। बाद अज़ां इसी अमोनिया को बहुत बड़े रेडिएटर में से गुजारा जाता है, जिधर इसमें से गर्माइश निकलकर रेडिएशन की सूरत में खला के अंदर बिखर जाती है। यूं ये दोबारा ठंडी हो जाती है और इस अमोनिया को दोबारा खलाई स्टेशन के अंदर पाइप्स के ज़रिए वापस भेज दिया जाता है। ऑक्सीजन और दर्जा हरारत कंट्रोल करने के बाद तीसरा पेचीदा तरीन निज़ाम इसका ज़मीन से रब्ता करना है। ज़मीन से रब्ता करने के लिए खलाबाज रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। खलाई स्टेशन में 15 लैपटॉप्स मौजूद हैं, जिनमें विंडोज़ 95 से लेकर जदीद विंडो के वर्जन तक तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं। ये लैपटॉप मुख्तलिफ मॉड्यूल्स में मौजूद कंप्यूटर्स के ज़रिए बज़रिया वाईफाई कनेक्टेड रहते हैं। इन लैपटॉप्स का अहम मकसद इन तमाम मॉड्यूल्स पर नज़र रखना है और कहीं भी गड़बड़ होने की सूरत में मॉड्यूल फ़ौरन इन लैपटॉप्स को इत्तला भेजता है। इसके अलावा जब कभी ज़मीन से खलाबाज भेजे जाते हैं तो आने वाले रॉकेट को खलाई स्टेशन के साथ डॉक करने यानी जोड़ने के लिए इन्हीं लैपटॉप के ज़रिए रब्ता किया जाता है। स्पेस वॉक के दौरान खलाबाज पैगाम रसानी के लिए अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंटरनेट की रफ्तार 3 MB/s है, जो 3G की सुस्त रफ्तार के बराबर है। बेपनाह ऑक्सीजन, वाफर मिकदार और पूरा निज़ाम ज़िंदगी कितनी बड़ी नेमत है, इसका जवाब आलमी खलाई स्टेशन में बैठे साइंसदान बेहतर तौर पर दे सकते हैं, जो पानी और ऑक्सीजन तक के लिए मशीनों पर इन्हिसार करते हैं। लिहाजा फल्कियात जहां हमारे तजस्सुस को उभारती है, वहीं हमें शुक्र अदा करने का मौका भी फराहम करती है और बावर करवाती है कि ज़मीन कितनी बड़ी नेमत है। हमें इसकी बहुत कदर करनी चाहिए, क्योंकि पूरी कायनात के अंदर सिर्फ यही एक जगह है जहां पर हम जी सकते हैं। इसके बर्बाद होने की सूरत में 93 अरब नूरी साल पर मुहीत कायनात भी हमारे लिए तंग पड़ जाएगी। इसके साथ ही हम आज की किस्त का इख्तिताम करते हैं। पिछली एपिसोड के बाद बहुत से नाजरीन ने यह सवाल पूछा कि उड़न खटोले का क्या मतलब है। उड़न खटोला दरअसल देवमलाई किस्से कहानियों में उस तख्त को कहा जाता है जो बिना किसी फ्यूल के आसमान पे उड़ सकता है। इसी मुनासबत से इस सीरीज का ये अनवान रखा गया। और ये सच भी है कि मौजूदा दौर में रॉकेट और जहाज़ उड़ते तो हैं, मगर इन सब में जैसे ही फ्यूल ख़त्म होता है तो ये ज़मीन बोस हो जाते हैं। लेकिन ISS बग़ैर किसी फ्यूल के 2 दहाइयों से ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि आलमी खलाई स्टेशन एक इंतहाई पेचीदा सेटअप पर मुश्तमिल उड़न खटोला है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की किस्त पसंद आई होगी। किस्त पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।